खींचे तो हम लोग क्या करेंगे, एक 0 डिग्री बेस मानेंगे, ये क्या होता है हमारा बेस, ठीक है, मैथ्स में याद आएगा। और हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 90 डिग्री का कोणीय मान खींच के यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री और काम खत्म, है ना, याद आ गया। उसी तरीके से अगर कोई बोलता है कि 60 डिग्री का खींचिए तो कुछ नहीं करते, यहीं पर इस तरीके से ऐसे खींचते और लिखते 60 डिग्री। 30 डिग्री का कोई खींचने बोलता तो और कम, एक यहाँ 30 डिग्री लिख देते। 120 डिग्री का, चूंकि ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है 90 डिग्री, तो अगर 120 डिग्री का खींचने बोलता तो ऐसे खींच देते, ऐसे खींच देते और यहाँ पर लिख देते 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो यही है एंगलर, यही है एंगल बनाना, एंगल मान, एंगुलर मान यही होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये पृथ्वी पर एक बेस मान लिया, एक बेस मान लिया, ये वाला बेस, जिसका नाम रख दिया इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है। और बेस हमेशा क्या होता है 0 डिग्री मान लिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया कि पूरी पृथ्वी पर लाइनें खींचनी शुरू की गई, जैसे 1 डिग्री यहाँ ऐसे खींचा और यहाँ लिख दिया 1 डिग्री। और क्या किया कि पूरी पृथ्वी पर अब 1 डिग्री यही है, तो पूरी पृथ्वी पर इस तरीके से 1 डिग्री को मिला दिया गया, 1 डिग्री, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट पूरी पृथ्वी पर इस तरीके से गोल रेखा खींच दिया गया और नाम रखा गया 1 डिग्री। फिर उसी तरीके से दूसरा 2 डिग्री, फिर से ऐसे करके पूरा 2 डिग्री होगा, फिर से एक 3 डिग्री। चूंकि हम लोग मिलाते जा रहे हैं, चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं मिलाते जा रहे हैं, ऐसे 1 डिग्री हुआ और इसको पूरा 1 डिग्री है, ऐसे 2 डिग्री हुआ और ये पूरा 2 डिग्री, 3 डिग्री, पूरा 3 डिग्री। तो जो लास्ट लाइन जो होगा, जो खिंचा सकता है वो होगा 90 डिग्री, ठीक है। एक 90 से एक भी ज़्यादा नहीं हो सकता है, हो सकता था कब, जब हम इस लोग को पूरा नहीं करते तब 120 भी चला जाता, पूरा 360 वृत्त का सरकमफ्रेंस। लेकिन ये ज़्यादातर जो सबसे जो आखिरी लाइन होगी ना वो होगी 90, ठीक है। उसके बाद हम लोग और बेसिक, आप लोग क्या जानते हैं, एक चीज़ तो हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं ना कि पूरी पृथ्वी को बीचों बीच 2 भागों में बांट दिया गया। ऊपर वाले आधे गोले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले आधे गोले को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री है, ये है हमारा 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा। और 0 डिग्री से ऊपर में जो भी है, 0 डिग्री से ऊपर में जो भी लाइनें होगी, जो भी चीज़ें होंगी, इस सभी को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री से नीचे जो भी है सभी क्या है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी, पृथ्वी की दक्षिणी गोलार्ध। तो अभी मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, उसमें आप लोग फंसे, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि कितने लैटिट्यूड लाइंस है, तो मैंने क्या बोला कि ये एक बेस वाला जो ये है 0 डिग्री वो है एक, इसके ऊपर हम लोग हार्डली कितना खींच सकते हैं 90 लाइंस, तो 90 लाइन हो जाएगा। और इसके नीचे कितना खींच सकते हैं, तो 90 लाइंस। तो अब अगर कोई पूछे कि इक्वेटर की संख्या कितनी है, अक्षांशों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो अक्षांशों की अक्षांश कितने हो सकते हैं, तो हार्डली हो सकते हैं 0 डिग्री इक्वेटर वाला, 0 के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे 90 और दक्षिणी गोलार्ध पे भी 90, ठीक है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लिख देते हैं, यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर लिख देते हैं। सबको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 181, 181। लेकिन ये क्या है अक्षांश की संख्या, यहाँ तक हो गया, पहले इसको लिखिए। और अब बार बार आप लोग नहीं कीजिएगा, आप लोग छोटे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन हम दूसरा बार क्लास में, ये तीसरा बार होगा, है ना, तीसरा बार होगा, इसीलिए काम आता है ये सब। उसके बाद क्या हो सकता है, ये खत्म नहीं हुआ है कहानी, यहाँ पे अभी 2 कहानी और बचा हुआ है जो पिछला बार क्वेश्चन था बीपीएससी में। और आप लोगों के लिए हम कॉपी आप लोग का चेक किए, ठीक है, अच्छे से चेक किए आपका कॉपी। बिहार का कुछ भी नहीं डाले हुए हैं, सिर्फ इंडिया का डाले हुए हैं। तो आज का क्लास तो थ्योरी में जाएगा, अगला जो क्लास होगा यानी परसों वाला क्लास, उसमें हम 1.5 घंटा ये पढ़ाएंगे और आधा घंटा बिहार का एग्रीकल्चर लिखवाएंगे, डाटा, अभी का इकोनॉमी सर्वे से, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है।
आप ही लोग के बैच में 2 कैटेगरी में स्टूडेंट दिखाई देते हैं, एक जो बिल्कुल नए हैं, दूसरे जो पढ़ चुके हैं। तो दोनों का ध्यान रखते हुए हम लोग 1.5 घंटा नया चैप्टर पढ़ेंगे और आधा घंटा जो भी आपको क्वेश्चन लिखने के लिए दिए हुए हैं उसमें जो आप लोग गलती किए उसको भी तो बताना है ना मुझे। तो मॉडल आंसर अगले बार रहेगा, जिसमें बिहार ज्योग्राफी पूरा, बिहार का एग्रीकल्चर, एक बच्चे ने भी उसको टच नहीं किया। मुझे लगा था कि आपके कॉपी में होगा, लेकिन बिल्कुल गायब है। तो बिहार एग्रीकल्चर भी यहाँ तक हुआ। देखिए अब यहाँ वाला उठा करके हम दूसरा पेज ले रहे हैं आप लोगों के लिए कि क्वेश्चन क्योंकि अक्षांश से रहता है, तो सिंपल सा अक्षांशों की संख्या या लैटिट्यूड की संख्या कितनी है। अगर लैटिट्यूड पूछ दिया, जैसे मैंने आज नॉर्मल पूछा, यही क्वेश्चन पूछता है कि लैटिट्यूड कितनी है, तो हम लोग क्या बोल देंगे 181। लेकिन अगर क्वेश्चन पिछले बार पूछा ना, पिछले बार बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, 69th बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। और पता है वो थोड़ा सा और एलोब्रेट करके पूछा था, अक्षांश रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या कितनी, ये पूछा था कितनी है। तो जब अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछ रहा है, हाउ मेनी लैटिट्यूड लाइंस पूछ रहा है, लैटिट्यूड लाइंस, ठीक है, ये पूछ रहा है। जब लाइन पे फोकस कर रहा है कि इसमें लाइन वर्ड नहीं है, इसमें है, बस इतना ही अंतर है। तो जब भी आप लोग क्या देखिएगा कि पृथ्वी था और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, रेखा खींच रहे थे इस तरीके से। लेकिन जब ये 90 डिग्री खड़ी लाइन परपेंडिकुलर होता है ना, तो रेखा नहीं होता, बिल्कुल बिंदु के समान हो जाता है। ठीक है, बिंदु और रेखा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, रेखा लाइंस किसके कहते हैं, 2 पॉइंट के बीच की दूरी को, ठीक है, 2 पॉइंट के, पॉइंट ए और पॉइंट बी, 2 पॉइंट के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग 90 डिग्री परपेंडिकुलर जाते हैं ना, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट बचता है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट, जबकि हमको 2 पॉइंट चाहिए। छोटी सी छोटी पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच की दूरी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन 90 डिग्री चूंकि बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो यहाँ रेखा नहीं बन पाती। ठीक है, तो इसीलिए जब भी रेखा पूछेगा ना, तो हमें 181 में से 2 क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और पिछले बार का यही है क्वेश्चन, 69th बीपीएससी का क्या है, यही है क्वेश्चन। बस थोड़ा लैंग्वेज घुमा दिया था, कहा था कि 1-1 डिग्री पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। 1-1 डिग्री पर पृथ्वी पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो अभी तो मैंने 1-1 डिग्री पर खींच के दिखाया कि ये पृथ्वी है, यहाँ से मैंने बेस माना, फिर मैंने खींचा 1 डिग्री, पूरा को जोड़ दिया, 2 डिग्री, पूरा को जोड़ दिया, है ना। तो ऊपर कितना खींच दिया था, 90, लेकिन ऊपर वाली जो लाइन थी ना, वो लाइन नहीं बनी थी, सिर्फ पॉइंट है। उसी तरीके से जब मैंने ये बेस है, मैंने खींचा 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरीके से खींचा और यहाँ 90 तक पहुँचा। जब मैं 90 तक गई तो यहाँ मुझे रेखा बनाने का मौका नहीं मिला, ना ऊपर में, ना नॉर्थ में, ना साउथ में। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था कि 1-1 डिग्री पर पृथ्वी पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन दोनों दिया था, 1 ऑप्शन बनाया था। ठीक है, 181 था ऑप्शन ए, दूसरा था 179, तीसरा था 178 और चौथा था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यही था आपका ऑप्शन और आपको क्या करना था, 179 पे टिक लगाना था। बहुत सारा बच्चा इसमें कंफ्यूज किया है। 1-1 डिग्री पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, अक्षांशों की संख्या 181। क्या मिसिंग है, जब ये पूछना रहेगा तो यहाँ रेखा लिख के नहीं देगा, और जब इसको ये आंसर चाहिए तो ये इसको क्या लिखना पड़ेगा, रेखा लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर बना सकता है, जब ऐसा यहाँ तक पहुँच गया तो एक और क्वेश्चन बना सकता है। क्या बना सकता है कि यदि इक्वेटर को हटा दिया जाए तो अक्षांश की संख्या कितनी होगी, बताइए तो। अगर इक्वेटर को हटा दिया जाए तो अक्षांशों की संख्या कितनी होगी। यदि इक्वेटर, भूमध्य रेखा को शामिल नहीं किया जाए तो अक्षांशों
की संख्या कितनी होगी, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी। दोनों में, अक्षांशों में और अक्षांश रेखाओं में अंतर समझ में आ गया ना। दूसरा क्या होगा, अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या होगी यदि हम भूमध्य रेखा को शामिल ना करें, भूमध्य रेखा को शामिल ना करें। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये, और एक हो गया 2। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जब हम लोग को करना होगा, यहाँ पर भूमध्य रेखा को यहाँ पर करना होगा, तो इस 81 में से 181 में से 1 को माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि सिर्फ अक्षांश पूछ रहा है, तो वो इसमें आंसर हो जाएगा क्या, 180। और जब हमको पूछ रहा है अक्षांश रेखा, ठीक है, तो हमको क्या करना, अक्षांश रेखाओं में से माइनस करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 179 में से क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे इक्वेटर। तो अब आंसर कितना होगा, 178। तो ये भी पूछ सकता है, जब वो पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है, तो इसको भी लिख लीजिए। अब आ जाते हैं अपने आज के क्लास में। हटा दे इसको। ठीक है, आ जाते हैं अपने क्लास में। हमारा ये वायुदाब पेटी, वायुदाब पेटी में जल्दी से बताइएगा कि मैंने कुछ लाइंस आप लोग को खींचा था और कुछ नाम बताया था। जैसे कि ये जो 0 डिग्री है, 0 से 5 डिग्री ऊपर नॉर्दर्न लैटिट्यूड और 5 डिग्री नीचे सदर्न लैटिट्यूड। ठीक है, सदर्न लैटिट्यूड। इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, डोल्ड्रम सेल, डोल्ड्रम पेटी। यहाँ पर क्या, डोल्ड्रम पेटी का क्या खासियत है, यहाँ पर चक्रवात नहीं आते। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछेगा। दूसरा मैंने क्या बताया था, सेल का सिर्फ नाम बता के छोड़ दिया था। दूसरा मैंने कहा था कि 30-35 से, हालांकि हमको पूरा ही तब तो ड्रॉ करना होगा, हौच पौच हो जाएगा वहाँ पे। देखिए तो यही बनाया था ना, ये है 0 डिग्री, ये 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। ठीक है, 5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, और ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। दूसरा मैंने बताया था आप लोग को 30 डिग्री और 35 डिग्री। 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 35 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। तीसरा हम लोगों ने बनाया था, ठीक है, 60 और 65, 60 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड और 65 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, और यहाँ पर बना दिया था 90 डिग्री नॉर्थ पोल नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ। उसी तरीके से दक्षिण के लिए अलग कलर थोड़ा ले लेते हैं। दक्षिण में भी क्या होगा, यहाँ पर 30 और 35 होगा। ठीक है, 30 और 35, 30 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, 35 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड। उसी तरीके से 60 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड और 65 डिग्री
सदर्न लैटिट्यूड, और ये हो गया 90 डिग्री सदर्न पोल या सदर्न लैटिट्यूड, ठीक है, कुछ भी नॉर्थ और साउथ, ठीक है। डायरेक्शन तो पता है ना, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इधर वाला वेस्ट और इधर वाला ईस्ट, इन दोनों के बीच नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच साउथ ईस्ट, इन दोनों के बीच साउथ वेस्ट, इन दोनों के बीच ये और ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और एक चीज़ मैंने क्या बताया था, चूंकि हम लोग मॉनसून पढ़ रहे हैं, इंडिया का क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, तो हवा जिधर से आती है हम लोग उसको उसी का नाम देंगे। हवा जिधर से भी चलती है, मूव करती है, हम लोग क्या करेंगे, उसको उसी नाम से जानते हैं, हम लोग उसको उसी दिशा के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन ना इंटरव्यू में पूछा था, दिशा के नाम से जानते हैं। जैसे भारत, अगर इस वाले मैप पर अगर हम भारत को फिट कर दे, अगर इस पे हम लोग भारत को फिट कर दे, ठीक है, भारत को फिट कर दे, तो भारत में जो हवाएं चलती है, सबसे ज़्यादा बारिश, ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश जो है ना, ये हिंद महासागर इस तरीके से घूम के होती है, ठीक है, केरला के यहाँ पे घूम के इन करके। तो ये चूंकि इधर से मुड़ करके जा रही है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो सिंपल सा पूछ दिया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कहते हैं। मान लीजिए कोई हवा, एक हवा हम लोग में अभी हम लोग पढ़ेंगे 2 तरीके का हवा, तो भारत के इस ओर जाइए करना है, तो यहाँ पे भूमध्य रेखा, यहाँ पर भूमध्य सागर है, ये क्या है, इक्वेटर को कहते हैं भूमध्य रेखा, ये क्या है, रेखा है, ये भूमध्य रेखा। और इधर जो है ना अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो समुद्र है, ठीक है, सागर है, उसको हम लोग कहते हैं भूमध्य सागर, क्योंकि पूरी दुनिया उस समय क्या था, यूरोप के ही इर्द गिर्द घूमता था, और वो भूमि के बीचों बीच है, इसीलिए इधर साइड वाले को भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी बुलाते हैं। तो ठंडा में जो हमारे यहाँ हवाएं चलती है ना, बारिश होती है, वो भूमध्य रेखा के सहारे, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, पश्चिमी विक्षोभ, उसके सहारे होती है। अभी मैं लिखवा दूंगी सारा कुछ, तो उसके सहारे। तो अब हवा इधर से चूंकि आकर के भारत में घुस रहा है, तो इधर से अब आने वाली हवा को क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट मानसून। तो ठंडा के दिन में बारिश जिससे होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून। ठंडा के दिन में जो बारिश होता है उसको, वो कहाँ से होगा, उत्तर पश्चिम मानसून। और गर्मी के दिन में जो बारिश होता है वो क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो कैसे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, हवा जिधर से भी चलती है हम लोग उसको उसी नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये भारत का ये नॉर्थ वाला हिस्सा है, हाथ है ये, ठीक है, ये हाथ वाला हिस्सा है। अगर हवाएं इस क्षेत्र से ऐसे घूम के आएगा ना, ऐसे घूम के आ रहा है हवा, तो जब इधर से आएगा तो ये कौन सी हवा है, नॉर्थ ईस्ट। कौन सी हवा है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो मानसून कौन सी कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून। और नॉर्थ ईस्ट मानसून में क्या होगा, तमिलनाडु के क्षेत्र में बारिश होता है, क्योंकि हवाएं जब इधर से आती है तो इसको रास्ते में मिल जाता है बंगाल की खाड़ी, यहाँ से थोड़ी सी पानी उठाया जाता है, ठीक है, हवाओं में यहाँ से क्या होगा, नमी उठाई जाएगी, और जब यहाँ पर आकर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से टकराएगी तो यहाँ पे क्या होगा, बारिश हो जाएगी, ठीक है। तो जिधर से भी आएगी उधर से ही बारिश होगी। तो एक ये भी चीज़ है आप लोग के लिए। तो ये पूरी की पूरी क्या है, पृथ्वी है और पृथ्वी पे कुछ लैटिट्यूड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किस चीज़ को समझने के लिए, वायु को समझने के लिए, वायु दाब को समझने के लिए, प्रेशर को समझने के लिए। इसलिए ये जो मैप है इसको हम लोग कहते हैं वायु दाब पेटी। ये जो मैप जो बन रहा है वो किस चीज़ का बन रहा है, वायु दाब पेटी, किस तरीके से प्रेशर जो है वो पृथ्वी पर कहाँ से हवाएं उठती है और कहाँ से हवाएं गिरती है। मैंने पहला क्लास में क्या बोला कि हवाएं कैसे चलती है, वायु कैसे चलती है। तो आप लोग को मैंने बताया कि हमेशा वायु जो है वो हाई प्रेशर से क्या होती है, उठती है, और किस ओर चलती है, लो प्रेशर की ओर चलती है, ठीक है, लो प्रेशर की ओर चलती है। इसको मैंने समझाया भी था क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्या समझाया था कि जब पृथ्वी जो है वो गर्म हो जाएगी तो यहाँ पर हवाओं के मॉलिक्यूल्स बिखरे हुए हैं ना, हवाएं हैं, दिखाई नहीं दे रही है लेकिन हवाएं हैं। तो जब हीट ज़्यादा होगा तो यहाँ की हवाएं हल्की होकर क्या होगी, ऊपर उठेगी, और यहाँ का जगह खाली होगा,
ठीक है। तो जैसे ही यहाँ प्रेशर जो है, प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, निम्न दाब बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। हवाएं उठ करके, ऐसे समझिए एक भरा हुआ बोतल है और दूसरा क्या है, खाली बोतल है। भरा हुआ बोतल है और दूसरा ये क्या है, खाली बोतल है ना, खाली बोतल। तो जैसे ही इस पे हवाएं हैं, इसमें हम प्रेशर डालेंगे तो यहाँ की हवाएं हल्की होकर क्या होगी, ऊपर उठेगी। ऊपर ऑलरेडी हवा है ना, तो कोई भी जगह पर कुछ भी चीज़ अपनी आवश्यकता से ज़्यादा हो गया, डेंसिटी ज़्यादा हो गया, तो अब ये फ्लो क्या हुआ, गिर जाएगा। ये बोतल में ऑलरेडी पानी है और हम फिर से पानी डाल दें तो एक समय के बाद ये भर जाएगा ना, और भरने के बाद क्या होगा, पानी गिर जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा। तो वही होता है कि ऊपर क्या है, ऊपर ऑलरेडी हवा है, तो जब भी यहाँ से प्रेशर से हवाएं हल्की होकर के ऊपर उठती है, तो जैसे ये ऊपर उठेगी तो प्रकृति का नियम क्या है कि कोई भी चीज़ खाली नहीं रहता है। तो जो हवा हल्की होकर यहाँ से उठी है तो ठंडी हवाएं तेज़ी से यहाँ भरने आएगी, गर्म क्षेत्र में तेज़ी से हल्की जो हवाएं हैं वो भरने आएगी, और इसीलिए जो प्रेशर का, जो हवाओं का जो मूवमेंट है वो कैसे होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो कभी भी दोनों क्वेश्चन पूछेगा, हवाएं कैसे चलती है, अगर प्रेशर के बारे में बात कर रहा है, दाब के बारे में, तो हवाएं कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन भी पूछेगा हीट से, टेम्परेचर से। टेम्परेचर तो समझने में दिक्कत नहीं होगा, दबाव, प्रेशर का मतलब क्या होता है, दबाव। तो दबाव यानी हवा, यहाँ पर हवा के मॉलिक्यूल्स क्या है, ज़्यादा है, हवा के मॉलिक्यूल्स क्या है, ज़्यादा है, अत्यधिक है, ठीक है। तो अत्यधिक है, जहाँ पे हवा ज़्यादा रहेगा उसमें ठंडा नहीं लगेगा आपको, तो टेम्परेचर कैसा होगा, लो होगा। हवा जहाँ ज़्यादा है वहाँ का मौसम कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा ना। तो हाई प्रेशर, जब हाई प्रेशर या दाब कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उच्च दाब। प्रेशर को क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं, ठीक है। तो हाई प्रेशर से हवाएं हमेशा क्या होगी, चलेगी, और मौसम यहाँ पर क्या होगा, हवा ज़्यादा है तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, तापमान कैसा होगा, लो होगा, ठंडा होगा, लो होगा या ठंडा होगा, ठीक है, निम्न होगा, ठीक है। तो जब हाई प्रेशर क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं हम कि हाई प्रेशर जो क्या होगा, हाई प्रेशर जो है वो क्या है, टेम्परेचर के अपोजिट होता है, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये लिख लीजिए, हमेशा काम आएगा। कि जब ताप के बारे में पूछेगा कि कैसे, किस ताप से किस ओर जाता है, तो हमेशा निम्न ताप से उच्च ताप की ओर, हमेशा निम्न ताप से उच्च ताप की ओर जाता है, ठीक है, उच्च ताप। लो प्रेशर का मतलब अगर लेमन वर्ड में समझे तो गर्मी समझ लीजिएगा, लेमन में गर्मी समझ लीजिएगा, और ऐसे क्या लिखे रहेगा, तापमान में उच्च ताप, ठीक है। तो जब तापमान पूछे कि हवा कैसे चलता है तो बोलिएगा निम्न से उच्च की ओर। लेकिन अगर दाब में पूछे तो क्या बोलेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। दोनों ही पूछा हुआ है, दोनों ही क्वेश्चन पूछा है, ज़्यादातर ये पूछता है क्योंकि बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर का मतलब ये लोग समझ लेता है गर्मी, ठीक है, थर्मामीटर समझ लेता है कि हाई बोल रहे हैं ना, तो थर्मामीटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं। कोई भी चीज़ में डेंसिटी ज़्यादा तो हाई, किसी भी चीज़ का डेंसिटी ज़्यादा तो वो हाई, और हम लोग बात कर रहे हैं किसका, दबाव का। तो हाई प्रेशर जहाँ पर ज़्यादा हवाएं हो, लो प्रेशर जहाँ कम हो, ठीक है, ठीक है। अब ये पृथ्वी पर मैंने कुछ खंड बांट दिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ हाई प्रेशर होगा, कुछ लो प्रेशर होगा, ठीक है। अब लो प्रेशर में टेम्परेचर का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि तापमान मतलब अत्यधिक, अधिक, है ना। तो 0 डिग्री में पृथ्वी जो है वो सूरज की ओर 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। इसके वजह से 0 से लेके 23.5 तक का हमेशा टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, सुने ना। तो यानी कि ये 0 डिग्री वाला जो जगह है ना, यहाँ टेम्परेचर कैसा होगा, लो, कैसा होगा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर होगा। लो टेम्परेचर बनाएगा ना, लो प्रेशर बेल्ट बनाएगा कि नहीं, टेम्परेचर कैसा बनाएगा, यहाँ प्रेशर लिख दिया, टेम्परेचर कैसा बनाएगा, लो। सिंपल सा है ना कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई है ना। ये पृथ्वी है, ये सूरज की तरफ, ये सूरज है, ये सन है, और ये क्या है, अर्थ है। तो अर्थ जो है वो सूरज की तरफ झुकी हुई है, कहाँ, कितना, ऐसे सीधे होना चाहिए, लेकिन ये 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है।
23.5 डिग्री से झुकी हुई है। इस कारण से ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया है ना, वो सूरज की ओर आता है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना वो अत्यधिक ताप झेलता है, अत्यधिक ताप झेलता है। ठीक है, तापमान क्या होता है, अत्यधिक होता है। तभी तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री साउथ वाला मकर रेखा है। और हम लोग क्या बोलते हैं कि सूरज की रोशनी बस इसी दो रेखाओं के बीच में आती जाती रहती है। सूरज की रोशनी इन्हीं दो रेखाओं के बीच में आती जाती रहती है। और ऊपर में जितना भी है यहाँ पे क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पोलर। याद है कि सूरज की रोशनी, अगर ये सूरज है तो ये रोशनी क्या होगी, सीधी पड़ेगी। ये रोशनी क्या होगी, सीधी पड़ेगी सालों भर, जिसके कारण सालों भर यहाँ का मौसम कैसा होगा, गर्म होगा, तापमान क्या होगा, गर्म होगा। और सूरज की रोशनी अब तिरछी पड़नी शुरू होगी और पोल तक जाते जाते पूरी तिरछी हो जाएगी, जिसके वजह से पोल जो होता है वो पूरा बर्फ से क्या होता है, ढका हुआ होता है, ढका हुआ होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, पूरी पृथ्वी पर 6 महीना एक जैसा मौसम और 6 महीना एक जैसा मौसम। हाँ, पोल पर होता है इसी कारण से, पोल पर क्या होता है, इसी कारण से होता है। ठीक है, कि तिरछी होकर के जब रेवोल्यूशन करते, देखिए बहुत अंदर ये आगे चलते जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा समझिएगा। पृथ्वी पर दिन रात कैसे होता है, रोटेशन के कारण। थोड़ा थोड़ा समझते जाइएगा। रोटेशन के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर घूर्णन काल, ये क्या होता है, घूर्णन काल। इसी की वजह से क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात होता है, दिन और रात का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, घूर्णन क्या होता है, ये पृथ्वी है, ये अपने ही एक्सिस पर, ठीक है, अपने ही एक्सिस पर एक बार अगर घूम ले तो इसी को हम लोग कहते हैं रोटेशन, जो कितने देर में होता है, 23 घंटे 56 मिनट और 56 मिनट बताए हैं आप लोग को, और 4 सेकेंड, लगभग कितना, 24 घंटे। और 24 घंटे बराबर होता है एक दिन के, एक दिन के, है ना, यही है ना। तो रोटेशन को कहते हैं घूर्णन काल। और घूर्णन काल का मतलब क्या होता है, पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर एक बार घूम जाना, जिसके लिए समय कितना लगता है, ये है एग्जैक्ट समय जो क्वेश्चन पूछता है हमेशा, और ये है अप्रोक्सीमेट समय जो हम लोग कहते हैं कि एक दिन का क्या है, दिन और रात होता है। लेकिन जब बात करेंगे, ठीक है, जब बात करेंगे कि सीजन का चेंज का, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए जो ग्राफ बनना चाहिए वो ये होता है, ये है सन, समझिएगा, आप ही लोग के लिए इतना मेहनत हो रहा है। ये है सन, ये है अर्थ, ठीक है, जो कि सन का भी चक्कर लगा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं रेवोल्यूशन, परिक्रमण काल, ठीक है। तो जब भी हवाएं चलने या मौसम परिवर्तन का बात होगा तो जिम्मेवार है अर्थ का अपने ही एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्टेड होना, और साथ ही साथ पृथ्वी का सन का एक चक्कर लगाना, सन का क्या करना, एक चक्कर लगाना, जिसके वजह से क्या बदल जाता है, मौसम बदल जाता है, मौसम परिवर्तन। और इस मौसम परिवर्तन में क्या, कितना समय लग जाता है, 1 साल, या तो हम 365 दिन बोल दे, या फिर क्या बोल दे, 1 साल, 1 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, अब अगर कोई भी चीज़ इस तरीके से घूम रहा है 4 पोजीशन में और उसको 12 महीने में कवर करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा होगा 3 महीना, यहाँ से वहाँ पहुँचने में भी 3 महीना, यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी 3 महीना, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी 3 महीना। क्या हम आप लोग को सीजन 3-3 महीना का बताए थे, याद आया, 3 महीना का सीजन। तो
अर्थ पे मौसम परिवर्तन के लिए जो जिम्मेवार है वो क्या है? रेवोल्यूशन, अर्थ का रेवोल्यूशन। अब अर्थ को हम लोगों ने क्या किया है? दो भागों में बांटा है। अब सूरज से सीधी रेखा, ठीक है, सीधी रेखा जिस भी हेमिस्फेयर में पड़ेगी, जिस भी हेमिस्फेयर में पड़ेगी, ये पूरे हेमिस्फेयर में उस समय का जो समय होगा, ठीक है, दो चीज रेवोल्यूशन बता रहे, रोटेशन नहीं। रोटेशन में सूरज, रोटेशन में अगर बताए सूरज की आने वाली किरणें अगर यहाँ पड़ेगी तो इसके लिए दिन, और अपोजिट वालों के लिए क्या है? रात, दिन रात। लेकिन फिर तो घूम के 24 घंटा में इधर वाला इधर पलट जाएगा, तो इसके लिए दिन और हमारे लिए रात, ठीक है ना। तो अगर ये इक्वेटर है तो इक्वेटर के इधर साइड वाला इस वाले हेमिस्फेयर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इस वाला हेमिस्फेयर क्या होगा? सदर्न हेमिस्फेयर। तो दिन रात ऐसे ही चलते रहेगा 12-12 घंटा का। जब हमारे लिए दिन तो पृथ्वी के अगला छोर के लिए रात, जब उनके लिए दिन तो हमारे लिए रात। यही तो है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर नहीं होता। तो आज पता चला पृथ्वी पर जब हम लोग यहाँ बैठे हुए, आप लोग तो क्रिकेट बहुत देखते हैं, जब हम टाइम सेम नहीं है, यानी हमारे यहाँ अगर सुबह है तो कहीं ना कहीं रात होगा। पृथ्वी पर क्या है? जो समय है वो सामान्य नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है रोटेशन। पृथ्वी घूम रही है अपने भी एक्सिस पे, तो अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो आधा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एक समय पर अगर दिन होगा तो बिल्कुल इसके अपोजिट में सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, तो वहाँ के लिए क्या होगा? रात होगा, सूरज ढल गया है। फिर चूंकि घूम रहा है तो तुरंत ही 12 घंटा में क्या होगा? घूम के सामने, तो हम लोग कहेंगे सूरज उग गया, तो हमारे लिए दिन और उनके लिए रात। तो वो हो गया रोटेशन। लेकिन रेवोल्यूशन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर तो अपने एक्सिस पे घूमने वाला भी काम चल रहा है, यानी सालों भर कहीं दिन कहीं रात होते रहेगा। लेकिन जब रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो परिक्रमा करेगा, है ना, सीजन चेंज होगा। एक सेकेंड, समझ में आ रहा है? नहीं तो ऐसा नहीं हुआ कि समझ में नहीं आएगा ना तो 2 घंटा बोलना बेकार। देखिए इधर परिक्रमा के लिए एकदम बच्चों की तरह बता रहे, परिक्रमा करने के लिए जो परिक्रमण काल जो होता है, रेवोल्यूशन पीरियड जो होता है, अब इस जो अर्थ है ये आगे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और पीछे है सदर्न हेमिस्फीयर। तो जब रेवोल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं ना, तो जब सन की सीधी रोशनी यहाँ पर पड़ेगी ना, तो यहाँ पर जो चल रहा है यहाँ पे होगा समर सीजन। कौन सा सीजन होगा यहाँ? समर सीजन। और जहाँ पर अभी सन की रोशनी नहीं पहुँच रही है ना, यहाँ पर होगा विंटर सीजन। यहाँ पे कौन होगा? विंटर सीजन। अब धीरे धीरे 3 महीना में समर धीरे धीरे खत्म होगा, कम होगा, और एक समय आएगा ना जब मौसम सुहाना होगा। तो मैंने स्प्रिंग और ऑटम की बात की थी, है ना, वसंत ऋतु की। तो इसको हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स पता है इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि सूरज की जो रोशनी है ना वो बीचों बीच इक्वेटर पे पड़ती है। इसमें क्या हो रहा है? सूरज की रोशनी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर ज़्यादा पड़ रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? सूरज की रोशनी इक्वेटर पर पड़ेगी, ठीक है। और इक्वेटर पे जैसे बीचों बीच अगर सूरज की रोशनी पड़ रही है ना, तो जैसा मौसम यहाँ वैसा ही मौसम यहाँ। फिर जैसे ही 3 महीना और गुजरेगा ना, तो ये वाला जो गोला है ये घूम के आगे आ जाएगा, यानी कि ये नॉर्दर्न था और ये क्या था? सदर्न हेमिस्फीयर। तो अब यहाँ पर आगे आ जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या हो जाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब क्या हो जाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। धीरे धीरे घूम रहा है, यहाँ नॉर्दर्न लिख देते हैं हम, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे घूम रहा है, अभी भी नॉर्दर्न ही है, लेकिन अब सूरज की रोशनी क्या हो रही है? इक्वेटर पे पहुँच रही है। यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए विंटर और सदर्न हेमिस्फीयर के लिए क्या? समर, ठीक है। फिर 3 महीना बाद जब इधर जाएगा तो यहाँ पर भी क्या होगा? इक्वेटर पे पड़ेगी सीधी सीधी, इक्वेटर पर पड़ेगी सीधी सीधी। तो यहाँ पर भी क्या होगा? मौसम सुहाना होगा। तो 2 टर्म आता है यहाँ से क्या आता है? 2 टर्म आता है। एक को हम लोग कहते हैं सोलेस्टाइज, एक को हम लोग कहते हैं सोलेस्टाइज, हिंदी में कहते हैं संक्रांति। संक्रांति जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर पड़ेगा तो हम लोग उसको कहेंगे नॉर्दर्न सोलेस्टाइज, नॉर्दर्न सोलेस्टाइज, ठीक है। और जब साउथ के समय पड़ेगा तो उसको हम लोग कहेंगे सदर्न सोलेस्टाइज, दक्षिणी संक्रांति, सदर्न
सोलिस्टाइस, ठीक है, दक्षिणी संक्रांति बुलाए गए। तो संक्रांति का मतलब क्या समझना है, जब दिन बड़ा हो, ठीक है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे दिन बड़ा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न सोलिस्टाइस। और जब जब दक्षिणी गोलार्ध पर दिन बड़ा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सदर्न सोलिस्टाइस। सोलिस्टाइस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, सॉरी संक्रांति यहाँ कट गया, संक्रांति कितने प्रकार के, 2। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी संक्रांति, और दूसरा क्या हो जाएगा, दक्षिणी संक्रांति का मतलब क्या होता है सोलिस्टाइस का, व्हेन डे टाइम इज लॉन्ग, जब दिन का समय क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। तो सोलिस्टाइस समझिएगा, ठीक है। अब इसका डेट याद रखिएगा कि नॉर्दर्न सोलिस्टाइस जो है ना, हमारे यहाँ हम लोग क्या है, भारत उत्तर में है, तो उत्तर के लोग सबसे ज़्यादा जो गर्मी पड़ता है ना, सबसे ज़्यादा दिन जब बड़ा होता है तो होता है 21 जून को। कब होता है, 21 जून को। और दक्षिण वालों के लिए, ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए जब दिन सबसे बड़ा होता है ना, तब क्या होता है, 22 दिसंबर को। कब होता है, 22 दिसंबर को। दोनों ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कैसे याद रखेंगे, दिन में 1 दिन का बढ़ोतरी है, दिन में कितना बढ़ा दिए हैं, 1 दिन, और महीने में कितना बढ़ा दिए हैं, 6 महीना। महीने में कितना बढ़ा दिए, 6 महीना। देखिए इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में कितना हो गया है, 6 महीना बढ़ गया है ना। इस पोजीशन से उस पोजीशन में आने के लिए कितना बढ़ गया है, 6 महीना। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हाथ पैसे कर लेंगे, 21 जून याद रखें, ऐसे खुद से महसूस कर लेंगे कि गर्मी का छुट्टी कब होता है, मई में इसलिए क्योंकि उसमें हीट वेव चलता है। बताएंगे हीट वेव क्या होता है, क्वेश्चन आया हीट वेव से, सब कुछ बताएंगे। लेकिन इतना चीज़ बताने के लिए है ना, और आप लोग भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं, तो हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं, लैटिट्यूड तक पहुंच जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं एकदम नीचे लेवल तक थोड़ा जा रही हूँ, आप लोग को भी क्या करना है, रिवीजन के जरिए थोड़ा सा अपना लेवल को ऊपर करना है, ठीक है। तो कैसे याद रखना है इसको कैसे याद रखना है, और ये सब कॉन्सेप्ट में अभी क्लाइमेट में जुड़ेगा। अभी वो जो मैप बनाए थे ना, उसमें ये जोड़ने के लिए इतना बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग का कभी क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड कम है अभी 71वीं के लिए, इसलिए इतना बताना पड़ रहा है, ठीक है। देखिएगा कैसे याद रखेंगे, सोलिस्टाइस का मतलब जब व्हेन डे टाइम इज लॉन्ग, जब दिन बड़ा हो। तो हमारे यहाँ उत्तरी हेमिस्फीयर में दिन सबसे ज़्यादा बड़ा कब होता है, कब सबसे ज़्यादा गर्मी होता है, तो कहिए जून में। जैसे ही अपना याद हो गया तो ऑस्ट्रेलिया का याद नहीं हो जाएगा, जून से 6 महीना, क्योंकि इस महीना यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 6 महीना है ना, 3 + 3, तो जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, हो गया ना। बस क्या करना है, 6 महीना, और दिन में मात्र कितना, 1 दिन। तो 21 आपको जून जो है वो नॉर्दर्न सोलिस्टाइस का डेट है, और आपको कितना 22 दिसंबर जो है वो सदर्न सोलिस्टाइस का डेट है, ठीक है। एक याद रखिएगा, बड़ा दिन, क्रिसमस डे को सब क्या बोलता है, बड़ा दिन कहता है ना। तो जब सदर्न हेमिस्फीयर में ना बड़ा दिन का मतलब कि उस समय उन लोगों का दिन क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब 2 कॉन्सेप्ट है, एक तो जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है ही, मेन तो वही बात है, याद करवाने के लिए ज्योग्राफी में हम लोग बोलते हैं बड़ा दिन, किसको, क्रिसमस डे को। क्रिसमस डे लगभग कब मनता है, 25 दिसंबर को। तो उस दिन क्या होता है कि खुशनुमा रहता है, ऑस्ट्रेलिया का मौसम क्या रहता है, खुशनुमा रहता है, ठीक है। मतलब जैसे हमारे यहाँ विंटर में क्या होता है, जल्दी से रात हो जाता है, रात में तो सभी आदमी ज़्यादातर 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद सब लोग घर में, तो थोड़ा सूनापन लगता है, खालीपन। जबकि गर्मी जैसे जैसे तेज़ी से आ रहा है हमारे यहाँ, आप देखिए 7 बजे तक लोग क्या कर रहे हैं, अब धीरे धीरे घूमने लगेंगे। अभी 6 बजे तक अभी सब लोग बाहर ही रहते हैं, है ना, कोई घर से मतलब नहीं है, फिर धीरे धीरे। हाँ, क्वेश्चन यही पूछा था, सही बोले आप। देखिए हमारे यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे समझिए कि हम जब ऑस्ट्रेलिया में बड़ा दिन रहेगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस दिन के लिए क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इस पेज को फिर मुझे लाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ लिख लीजिए आप लोग, और इतना तो आप लोग को और रटना नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। 21 जून हमारे लिए लॉन्गेस्ट डे किसके लिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। तो सिमिलर क्या हो जाएगा, यही क्या है, शॉर्टेस्ट हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा किसके लिए, दक्षिणी गोलार्ध के लिए।
दक्षिणी गोलार्ध के लिए, ठीक है। उसी तरीके से 22 सिमिलरली 22 क्या होगा, दिसंबर। 22 दिसंबर उन लोगों के लिए क्या होगा, लॉन्गेस्ट है। सदर्न हेमिस्फीयर के लिए क्या है, लॉन्गेस्ट है। तो हमारे लिए क्या होगा, शॉर्टेस्ट हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमारे लिए मतलब इंडिया किस में आता है, नॉर्दर्न में आता है, ठीक है। हमारे लिए क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। थोड़ा सा क्या करिएगा कि थोड़ा मैप बना लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन काम आएगा। ये है क्या, 0 डिग्री इक्वेटर। 0 के ऊपर वाला सब क्या होता है, नॉर्दर्न, और 0 के नीचे वाला क्या होता है, सब सदर्न, ठीक है। तो ये इक्वेटर के ऊपर इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये क्या है, ये है नॉर्दर्न अमेरिका, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या है, सदर्न अमेरिका। ये क्या है, सदर्न अमेरिका, ठीक है। आपको ये जो है अफ्रीका जो है आपको दोनों में मिलेगा, ठीक है। अफ्रीका मतलब नीचे भी मिलेगा और ऊपर भी मिलेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और ये नीचे वाला क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो अफ्रीका क्या है, दोनों में ही मिलेगा आपको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न। यहाँ पर जो पानी का सोर्स है ना, वही है भूमध्य सागर। अफ्रीका के बीच में यहाँ पर जो पानी है, ब्लू क्यों नहीं हुआ जी, ये पानी जो है ना, ये है भूमध्य सागर, जिससे आएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो मैं आप लोग को बताऊंगी। उसके बाद यहाँ से है यूरोप, यहाँ से यूरोप, और ये पूरा का पूरा इधर तो बनेगा नहीं, रसिया है ये क्या है, रसिया है, ठीक है। यूरोप से ही जुड़ा हुआ आप लोग को दिखेगा, यहाँ भारत दिखेगा, फिर यहाँ हमारी ईस्ट वाली, और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बाद में आपको दिखेगा न्यूजीलैंड, उधर बन नहीं रहा, ऑस्ट्रेलिया है, और उधर उसके बाद क्या है, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा, 23.5 सदर्न हेमिस्फीयर, हिंदी में मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न। और भारत से एक रेखा बीचों बीच गुजरती है, जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा। इसका नाम क्या है, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, इसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। 3 रेखा प्रमुखता से बना लीजिएगा। अब कुछ भी पूछे, जैसे वो तो ये पूछा था, ये तो वो पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा दिन कब होगा। तो ऑस्ट्रेलिया आप देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में आ रहा है, कौन से हेमिस्फीयर में आ रहा है। तो मैंने कहा कि ये वाला जो पूरा है ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला जो पूरा है ये है सदर्न हेमिस्फीयर, यही मैंने कहा। तो खुद से देख लीजिए, क्वेश्चन यही था कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे लॉन्गेस्ट डे यानी बड़ा दिन कब आता है, कब होता है। ऑप्शन क्या बनाया था, ऑप्शन उसका था 21 जून, ठीक है, 23 मार्च, 21 आपको 22 दिसंबर, 21 दिसंबर, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। ऑप्शन ए 2 3 4। अब बस कुछ नहीं करना, देखना है कि किस हेमिस्फीयर के लिए पूछ रहा है। ऑस्ट्रेलिया मतलब सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लॉन्गेस्ट डे कब होगा, तो ऑलवेज 22 दिसंबर। अब यहाँ पर मान लीजिए हम ऑस्ट्रेलिया हटा के क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने हिसाब से न्यूजीलैंड कर दे, तो भी कुछ बदल जाएगा क्या, कुछ नहीं बदलेगा। आपको बस कंट्री जो है ना, कंट्रीज जो है उसका लोकेशन पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पर हटा के यहाँ चुपचाप से बहुत आसान कर दे इंडिया, तो हमको बस क्या जानना कि इंडिया का जो है, इंडिया की स्थिति कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कहाँ पे। तो भारत जो है ये देखिए, 0 से ऊपर सारा का सारा नॉर्दर्न, और 0 से नीचे सारा का सारा सदर्न, ठीक है। तो आप आंसर क्या कर दीजिएगा, इंडिया का सबसे बड़ा दिन 21 तारीख। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, किससे पूछ, किसी से भी पूछ लेते हैं। आप बताइए, बिहार में सबसे बड़ा दिन कब होगा, क्यों? हाँ, अगर बिहार स्पेसिफिक करके भी पूछे
ठीक है। तो बिहार दुनिया में अलग थोड़ी ना है, वो भी कहाँ होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब पूछेंगे हम पटना, तो पटना में भी बदल थोड़ी जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको बस ये देखना है कि कौन सा जगह पे कहाँ पर, ठीक है। ये समझ में आ गया, इसको लिख लीजिए, काम आएगा। हम लोग इसको बताइएगा कब हटाना है। हो जाए तो बताइएगा, हम लोग फिर से विंड की ओर चलेंगे। हो गया, हटा दे। हम लोग कौन से पेज पे थे, क्या बता रहे थे आप लोग को, ये तो हो गया, ये सारा तो पढ़ाया ही वो लग रहा है, कुछ तो खाली छूटा था। आई गेस विंड बता रहे थे आप लोग को। स्टार्टिंग में तो वो तो बहुत देर तक है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। ये अब इसको हम जोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, जो भी पढ़ा रहे थे फिर से जोड़ देते हैं। तो ये जो हम यहाँ पर बनाए ना, ये जो हम अर्थ बनाए, तो अर्थ के लिए क्या होता है कि सूरज की जो रोशनी है ना, सूरज अगर ये जो लाइट देता है वो हमेशा ही, सूरज जो है ना यहाँ पर लाइट देता है क्योंकि ये झुका हुआ है, इसीलिए 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा में क्या होता है, सालों भर गर्मी होता है, मकर रेखा। और सूरज की पोजीशन भी क्या होगा, इधर उधर ही जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, एक चीज़ और आप लोगों के लिए, कहाँ गया जी, ये इसी में ये वाला भी तो आप लोग को जानना होगा, ये वाला, तभी तो वो मैप बनेगा। ये दोनों, इस दोनों को क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स, इस दोनों को क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स, ठीक है। ये पोजीशन को बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब हिंदी होता है विषुव, विषुव। और विषुव का तात्पर्य होता है, मतलब होता है कि जब सूरज की रोशनी इक्वेटर पर पड़े, जब सूरज की रोशनी क्या होगा, इक्वेटर पर पड़े, सूर्य की रोशनी इक्वेटर पर पड़े, और उससे क्या हो जाता है, इक्वेटर पर पड़ने से क्या होता है, दोनों ही हेमिस्फीयर पे मौसम जो है वो बराबर होता है, जो रोशनी होती है ना वो बराबर मिलती है दोनों ही स्फीयर को, ठीक है। दोनों ही स्फीयर को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, रोशनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बराबर होता है, यानी कि दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। मौसम सुहाना होता है, यानी 6 घंटे का दिन 6 घंटे का रात, कहीं पर भी दिन ज़्यादा नहीं रात ज़्यादा नहीं। समर में हमारे यहाँ क्या होता है, दिन ज़्यादा खिंचा जाता है ना, सुबह देखिएगा 5 बजे से धूप लालिमा हो गया और 7 बजे तक धूप ही नहीं जा रहा है, तो ज़्यादा हो गया ना टाइम ड्यूरेशन। तो समर सोल्स्टिस में हमारे लिए क्या होता है, दिन डे टाइम इज लॉन्ग, ठीक है। लेकिन इक्विनॉक्स में क्या होगा, इक्वल होगा, नाम ही है इक्विनॉक्स, विषुव, जब टेम्परेचर जो लाइन रोशनी है वो विषुवत पर पड़े, ठीक है। तो अब इसमें भी दो डेट बनाए थे ना, एक जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर पड़ेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला इक्विनॉक्स होगा, और दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर वाला इक्विनॉक्स होगा। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला इक्विनॉक्स होगा ना, उसको हम लोग कहते हैं वर्नर इक्विनॉक्स, वसंत विषुव, ठीक है। और दूसरा जब सदर्न हेमिस्फीयर वाला जब होगा तो उसको हम लोग कहते हैं विंटर इक्विनॉक्स, ठीक है, विंटर इक्विनॉक्स अपने हिसाब से, ठीक है। विंटर इक्विनॉक्स या फिर इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी कहेंगे, शरद विषुव,
शरद विषुव, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ठीक है। इन दोनों का भी डेट याद रखिएगा कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर दिन और रात बराबर होता है, ठीक है, दिन और रात बराबर होता है, दिन और रात बराबर होता है, बराबर होता है, तो वर्नल कहलाता है, वसंत कहलाता है। डे एंड नाइट्स आर इक्वल, ठीक है। जब नॉर्दर्न पे, व्हेन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे जब दिन और रात बराबर होता है तो वर्नल कहलाता है, और जब सदर्न हेमिस्फेयर पर दिन और रात बराबर होता है तो विंटर इक्विनॉक्स या फिर शरद विषुव कहलाता है। और डेट कैसे याद रखना है, इसमें भी अगेन इसमें 21 होगा, इसमें 21 होगा, और इसमें एक दिन नहीं, इस बार बढ़ाएंगे 23, ठीक है। हमारे यहाँ वसंत ऋतु ना मार्च में मनता है, कब मनता है, मार्च में, फरवरी मार्च, तो मार्च याद रखेंगे। और इससे इस पोजीशन में आने के लिए उसको कितना था, 6 महीने का टाइम लग रहा था, 6 मंथ का टाइम लग रहा था, तो हाथ से जोड़िए तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो दोनों डेट से क्वेश्चन पूछेगा कि वसंत विषुव या वर्नल विषुव कब मनता है, तो 21 मार्च। अपने यहाँ के मौसम से आप लोग देख लीजिएगा कि हमारे यहाँ मौसम कब सुहावना रहता है या हमारे यहाँ बसंत कब आता है, तो बोलेगा मार्च में, ठीक है। तो जब हमारे यहाँ मार्च में, तो उनके वाले को याद नहीं करना है, बस 6 महीना बढ़ा देना है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है। उस समय की ये 23, चूँकि ये बदला हुआ डेट है ना, तो ये ज़्यादा पूछता है, तो याद रखिएगा 23 है, एक दिन बढ़ा दिए, दिन में 2 दिन बढ़ा हुआ है, दिन में क्या है 2 दिन। आप लोग से 10 साल पीछे का जो बच्चा है ना, वो क्या पढ़ता था कि 21 मार्च को वर्नल इक्विनॉक्स और 23 सितंबर को विंटर इक्विनॉक्स, या इसी को ऑटम इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। ऑटम इक्विनॉक्स भी यही बोले थे ना, ऑटम सीजन 1 महीने का, तो ऑटम इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। इसको वर्नल बोलेंगे तो इसको ऑटम बोल देंगे, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए, तब पृथ्वी की गति आप लोग समझिएगा। मतलब तो यही कहेंगे, हटा दे 1 मिनट, लिखिए, ये सब लिखना है। अभी 71वीं आने में टाइम है, यही सब रहेगा पीटी में, भर भर के फैक्ट्स। हालांकि आज हमको उस दिन भी मुझे आप लोगों को पढ़ाना था क्या, मॉनसून का थ्योरी बता रहे थे आप लोग को, थर्मल थ्योरी बताए हुए थे, डायनेमिक और अभी का जो एडवांस 2 थ्योरी और बताना था। लेकिन जो चीज़ें चल रही है ना, जैसे 70वीं में क्वेश्चन पूछा, अगर री एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर से, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत है, फिर से फैक्चुअल ज्योग्राफी में भर भर के देगा। तो हालांकि हम दोनों चीज़ बताते हैं, थ्योरी भी आप लोग को बताएंगे, लेकिन मान के चलिए कि इससे क्वेश्चन रहेगा जो फैक्चुअल है ना। और दूसरा चीज़ ये मान के चलिए कि आपको घर जाके याद नहीं करना है, आपको यहीं पर याद करना है। अगर हम किसी को भी एक को बोले कि अभी तक हम क्या बताएं आप बताइए, तो आपको आकर के प्रेजेंट करना है, ठीक है। और सबको ये एक एक करके ये मौका मिलेगा, इससे छुपना नहीं है कि हाँ हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आएगा। और दूसरा क्या होगा कि अगर आपको पता है कि मैम बोर्ड टेस्ट लेती है तो आप ज़्यादा अटेंटिव रहिएगा। अरे मतलब ये नहीं आज पहले बता दे रहे हम कैसा होगा, ठीक है। ऐसा होगा कि आप लोगों में से एक को बुलाया जाएगा और बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि अभी तक हम लोग जो बताए हैं उसको आप बताइए। आपको कुछ नहीं करना, लेमन आप चाहे तो अपनी कॉपी लेके आ सकते हैं। लेमन आपको टर्म में मतलब 1.5 घंटा 2 घंटा में जो हम पढ़ा रहे हैं, आप 10 मिनट में 5 मिनट में जितना भी बता सकते हैं आपको बताना है, ठीक है। और सभी को एक एक करके इस तरीके से बताना है। कॉपी भी लेकर के आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा, आप लोग क्या करिएगा, ज़्यादा फोकस होकर पढ़िएगा। जैसे कि मैंने पहले भी लैटिट्यूड बताया है, लेकिन जब आज पूछे तो नहीं बताई, तो जाहिर सी बात है कि जब भी हम लैटिट्यूड हमको पूछना होगा हम उन्हीं को उठाएंगे, क्योंकि जो आंसर नहीं किया जाहिर सी बात है कि अब उसको क्या है, अब उसको दोबारा आप सुना होगा, अब ज़्यादा अच्छे से पढ़ा होगा, तो सबसे पहले मौका भी उसको मिलना चाहिए, है ना। अब मुझे रैंडमली आज मैंने सोचा था ये चीज़ कि मैं किसी को बुलाती तो मैं इन्हें बुलाऊंगी,
मुझे लगता है कि नहीं, फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं, हमेशा क्लास करते हैं, तो ये क्या करेंगे, समराइज कर सकते हैं, बातों को बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से चलेगा। यहाँ तक आगे समझ? अब थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, अब ध्यान से पढ़ना है। तो ये वाली जो मैं बात बता रही हूँ, ये इस ग्राफ में ये क्या है, सन है, और ये जो है बड़ा वाला अर्थ है। हालांकि इतना बड़ा अर्थ है नहीं, सन बड़ा है, अर्थ क्या है, छोटा है। लेकिन मुझे क्या दिखाना है, लाइंस दिखाना है। ये वाला लाइन क्या है, यहाँ पे लिखा है मैंने कर्क रेखा, और ये क्या है, मकर रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर है। ये 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर है। अब सूरज की जो रोशनी है ना, हमेशा, इसीलिए 23.5 और 66.5 का महत्व है कि रोशनी जो है ना इसी बीच रहेगी, यही वाली बीच। सूरज जो है वो, पृथ्वी जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके वजह से सालों भर रोशनी का जो बंटवारा है यहीं पर होगा, ठीक है, सालों भर यहीं पर होगा। एक जो सोलस्टाइज मैंने बताया, थोड़ा ध्यान से, सोलस्टाइज जो मैंने बताया था, उस समय ये वाली लाइन होती है, सूरज सीधे तौर पर कर्क रेखा पर चमकता है। जो शिफ्टिंग होगी सूरज की, वो कहाँ से कहाँ होगी, हमेशा मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच ही होगी। पहला बात ये। दूसरा बात क्या, कि जब मैंने संक्रांति शब्द कहा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सबसे ज़्यादा रोशनी होगी, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सबसे ज़्यादा रोशनी रहने के लिए सूरज को कहाँ चमकना होगा, यहाँ। सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा रोशनी देने के लिए सूरज को कहाँ चमकना होगा, यहाँ। और इक्विनॉक्स के लिए तो चमक ही रहा है, इक्विनॉक्स के लिए 2 बार चमक ही रहा है, यानी सूरज की शिफ्टिंग इसी बीच में होती है, इसी बीच में सूरज की शिफ्टिंग होते रहती है। यही कहना चाह रहे थे, ठीक है। तो हमारे यहाँ कर्क रेखा पर किस दिन सबसे ज़्यादा चमकेगा, 21 जून को। तो कर्क रेखा पर सूरज कब होता है, क्वेश्चन देखिए, 21 जून, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, नीचे इसको आना है, और हम लोग क्या जानते हैं कि विंटर सोलस्टाइज यानी मकर रेखा पर कब आप पहुंचता है, 22 दिसंबर। ये तो पढ़े थे ना, आने में 3 महीना लग रहा था, तो 21 जून के बाद 3 महीना, जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर आ गया यहाँ पर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आ गया यहाँ पर। अब फिर उसको क्या करना है, वापस जाना है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आ गया वापस, अप्रैल, मई, जून, आ गया वापस। तो ये क्या है, सन की शिफ्टिंग हो रही है रेवोल्यूशन की वजह से। अब इसी मैप को छोटा वापस से, रेवोल्यूशन की वजह से अर्थ की स्थिति हमेशा क्या होती है, सूरज की रोशनी एक समान प्राप्त नहीं करती है, उसमें शिफ्टिंग होता है। और शिफ्टिंग कैसे हो रही है, इक्विनॉक्स और सोलस्टाइज में। इक्विनॉक्स क्या, जब पृथ्वी पर दोनों ही हेमिस्फीयर में बराबर रोशनी मिलेगी, दोनों ही हेमिस्फीयर में क्या मिल रही है, बराबर रोशनी। लेकिन सोलस्टाइज में कब, जब एक तरफ ज़्यादा रोशनी मिल रहा है और दूसरी तरफ कम, ठीक है। और ये होने में कितना लग रहा है, 3 महीने का समय लग रहा है। इसीलिए 2 बार अर्थ में क्या होता है, मौसम एक जैसा रहता है, ठीक है, विंटर और दोनों ही नॉर्दर्न और हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन 2 बार ऐसा होता है जब सामने में यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पड़ जाता है और यहाँ पर क्या पड़ जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर पड़ जाता है, ठीक है। इसको याद रखिए। अब समझ में आ गया ना, इतना अच्छे से देखिए, तो इतना समझ में आया कि शुरू फिर से कुछ बताना है। हाँ, हमारे यहाँ पर जैसे हमारे देखिए, इक्वेटर पर पड़ने का मतलब ही क्या हो रहा है, जितनी रोशनी यहाँ पर, इतनी रोशनी तो यहीं पर जा रही है ना, सीधी रोशनी, तो जितना यहाँ पर पहुँचेगा ना उतना ही यहाँ पे पहुँचेगा। क्यों, क्योंकि सूरज की स्थिति यहाँ पर है। और साल में 2 बार ऐसा समय बनता है कि सूरज की स्थिति इक्वेटर पर होती है, 2 बार। तो जब यहाँ पर जाते समय भी यहाँ पर जा रहा है तो दोनों में रोशनी देगा, और ऊपर आते समय भी यहाँ पर आ रहा है तो दोनों समय देगा, ठीक है। तो ये दोनों समय के लिए डेट मैंने कब बनाया, अपने यहाँ के लिए मार्च, 21 मार्च, और उनके लिए क्या, 23 सितंबर। जबकि सोलस्टाइज के लिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए हमारे यहाँ बहुत चिलचिलाता गर्मी कब लगता है, 21 जून,
और यहाँ जब पहुँचने में कितना लग रहा है, 6 महीना जाएगा यहाँ पे, तो उनके यहाँ चिलचिलाता गर्मी, डे टाइम इज लॉन्ग, सोलेस्टाइज कब होगा, 22 दिसंबर। अब आया समझ में? ये चारों डेट बहुत पूछेगा, इसको इस तरीके से उतना बनाने के बाद भी ऐसे ग्राफ बना लीजिए, यहाँ पे ऐसे बना लीजिए और यहाँ पे चारों डेट, ठीक है, चारों डेट 21 तारीख 22 तारीख, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए। सोलेस्टाइज लिख रहे हैं आप लोग, सोलेस्टाइज, ये नॉर्दर्न वाला, ये सदर्न वाला, सोलेस्टाइज, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 21 तारीख, लेकिन यहाँ क्या लिखना है, 23 तारीख, और इन दोनों के लिए क्या लिखना है, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, ऐसे लिख लीजिए, काम आएगा। अब आ जाए अपने वायु दाब पे, हटा दे इसको। आ गया समझ में आप लोग को? आ गया पक्का? कौन आकर के तीनों चारों डेट लिख देगा, संक्रांति और विषुव का, बिना देखे आप में से लिख देंगे? आ जाइए। पीछे से चलता, उसको घुमा लीजिए। हाँ, मैम कॉफी में लिख देगा? नहीं नहीं नहीं, यही तो डर खत्म करना है आप लोग का। हो गया? उन लोग को बताइए क्या लिखे। 21 जून लॉन्गेस्ट डे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए, 22 दिसंबर लॉन्गेस्ट डे साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए, और हमारे लिए शॉर्टेस्ट, नॉर्दर्न के लिए शॉर्टेस्ट, और ये 21 मार्च और हाँ, और 23 सितंबर। चलिए क्लैप कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा। यहाँ पर कोई आए तो ये ना आए कि अब भाग जाना है। वायु दाब, सबको लगता है ना कि सब लोग एक दिन इंटरव्यू फेस करेगा, सबको लगता है, इतना विश्वास तो है। पढ़ रहे हैं तो पीटी के लिए तो नहीं पढ़ रहे होंगे, बस पीटी पढ़े, फिर पीटी पढ़ेंगे, फिर पीटी पढ़ेंगे, इंटरव्यू तक जाना है। तो यहाँ पर जो भी आएगा, ठीक है, इसको अपॉर्चुनिटी के लिए लेना है, एकदम रिलैक्स होकर के। जैसे आज
आज जिस तरीके से ये थोड़ा थोड़ा नर्वस थी, आप देखिएगा हम फ्राइडे को फिर इनको कुछ के लिए बुलाएंगे, इन्हीं को बुलाएंगे और देखिएगा ये कितना रिलैक्स रहेंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या करना है, अपने में चीज़ों को ऐड ऑन करना है। ठीक है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर मैंने ये क्या समझाया कि इक्वेटर पर ही सूरज की रोशनी रहती है, या तो इक्वेटर पर रहेगा और शिफ्ट भी होगा तो कितना पे होगा, 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में। ठीक है, वायु दाब की पेटी के लिए मैंने क्या कहा कि हमेशा जहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा, ये देखिए टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, कम है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये टेम्परेचर ज़्यादा है, 0 डिग्री क्या होगा, इक्वेटर ही ऐसा जगह है ना जहाँ पर सूरज की रोशनी हमेशा पड़ेगी, सूरज की रोशनी क्या करेगी, हमेशा पड़ेगी। तो यहाँ पर किस तरीके से बांटिएगा, ये क्या होगा, लो प्रेशर जोन होगा, ये क्या होगा, इक्वेटर, लो प्रेशर। और 30-35 मैंने बनाया था ना, 30 और 35, 30-35 आपको कैसे याद रखना है। और यहाँ पर क्या बनाया था, 60-65 और ये क्या बनाया था, 90। हवाओं को चलना सिखा रहे हैं, लो प्रेशर जोन है ये। ठीक है, निम्न दाब की पेटी है और ये क्या होगा, हमेशा क्या रहेगा, लो हाई, लो हाई, इतना तो याद रख सकते हैं ना। यहाँ पे आप फिर से करिए, 30-35, 30 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, 35 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, 60-65, 60 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, 65 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड और ये क्या है, 90, ये क्या है, 90। अब देखिए लो प्रेशर तो हाई, हाई देन लो, फिर क्या हो जाएगा, हाई, लो हाई, लो हाई, ये तो हो जाएगा। एक बार लो प्रेशर, दूसरा हाई प्रेशर, एक बार लो प्रेशर, दूसरा हाई प्रेशर। क्यों, हवाएं, पृथ्वी पर हवाएं हमेशा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यही बताए थे ना, चैप्टर तो यही है, वायु दाब। चैप्टर का नाम क्या है, वायु दाब, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, दूसरा मैंने उस दिन आप लोगों को कोरोलिस फेरल का नियम या कोरोलिस इफेक्ट बताया था। ठीक है, कोरोलियस प्रभाव या सिमिलर इसी के क्या है, फेरल लॉ, फेरल्स लॉ, फेरल का सिद्धांत। और ये क्या था, एक बताया था स्वाति मैम का, एस याद रखिएगा कि जब भी हवाएं कैसे चलती है, हवाएं कैसे चलेगी, तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगी तो हवाएं अपने राइट साइड मुड़ जाएगी और सदर्न हेमिस्फीयर में रहेगी तो हवाएं कैसे मुड़ जाएगी, अपने लेफ्ट साइड। ये तो सबको याद है, वेरी गुड, ये सबको याद है कि अगर हवाएं कैसे चलती है, कि अगर हवाएं पृथ्वी के उत्तरी हेमिस्फीयर में रहेगी तो अपने दाएं ओर, तथा अगर दक्षिणी हेमिस्फीयर पर रहेगी तो अपने बाएं ओर मुड़ जाती है। इसी को क्या कहते हैं, कोरोलिस इफेक्ट या फेरल्स लॉ। ठीक है, इसी को कहते हैं। अब हवाएं हमेशा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब हवाओं को थोड़ा चलाएंगे। ठीक है, यानी हवाएं कहाँ से चलेगी, एक तो 30-35 यहाँ से उठेगी और अपने निम्न दाब को भरने के लिए चलेगी, दूसरा यहाँ से उठेगी और निम्न दाब को भरने के लिए चलेगी। अब हम ऊपर वाले को भरते हैं पहले। ठीक है, यहाँ से चला रहे हैं, हवाएं ऐसे चल रही है सीधे, लेकिन ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, उत्तरी हेमिस्फीयर, तो सीधे ना जा करके कैसे मुड़ जाएगी, अपने राइट साइड मुड़ जाएगी। सबको समझ में आ रहा है, हवा चलती कहाँ से है वही इम्पोर्टेंट है, हवा चलती कहाँ से है वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से चली, अब इधर ये लो प्रेशर बना रहा है तो यहाँ पे चलेगी, लेकिन इस बार हवाएं क्या है, हवाओं का सर नीचे है, तो मैंने पिछले बार के क्लास में रीजनिंग बताया था। तो अब इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर मुड़ रही है दायां ओर ही, लेकिन अब इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर, सीधी ना चल करके अपने दाएं ओर मुड़ जाएगी। याद है, उसी तरीके से हवाएं इस तरीके से है, हवाओं का सर इधर है, तो सीधी ना होकर के क्या करेगी, अपने दाएं ओर मुड़ जाएगी, अपने दाएं ओर क्या हो रही है, मुड़ जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर कहाँ से उठेगी, एक तो 30-35 से हवाएं ऊपर उठेगी, क्यों, क्योंकि ये हाई प्रेशर है, लिखे है ना हाई प्रेशर,
और एक 90 यहाँ से, अरे यार 60-65 से, गलती हो गई, ये 60-65, एक कहाँ से उठेगी 60-65 से, यहाँ पर भी 60-65 से। अब ठीक है कोई बात नहीं, गलती हुआ तो और बढ़िया है। आप लोग ये तो कर सकते ना कि अब यहाँ से चलाइएगा, ठीक तो बनाए थे बाबा, ठीक है, ठीक बनाए थे। लो प्रेशर है, क्यों लो प्रेशर से नहीं चलती है अभी बताते हैं, पहले ये मैप बना लीजिए, फिर यहाँ से भरिए, यहाँ सीधे सीधे। लेकिन अब ये जो पृथ्वी है ये क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर है, तो ये क्या करेगी, अपने लेफ्ट साइड मुड़ जाएगी। ये है सीधी रेखा, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, ये है लेफ्ट, ये क्या है लेफ्ट है। लेकिन इधर इसका सर उल्टा हो गया तो लेफ्ट क्या होगा, इधर होगा, इधर मुड़ा देंगे, हवाएं क्या होगी इधर मुड़ जाएगी। और हाई प्रेशर से चलते, पोल से ज़्यादा हाई प्रेशर कहीं बनेगा क्या, ठीक, तो यहाँ सीधे ऐसे, तो हाई से लो कोई और चलेगी तो सीधे है, तो ये लेफ्ट और ये राइट, तो किधर मुड़ा दे, इधर मुड़ा देते। आप लोग को भी ऐसे बनाना है, क्या लिखना है, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, इधर ऊपर भी नीचे भी। दूसरा क्या लिखना है कि हवाएं क्या होती है, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, ठीक है। पृथ्वी पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर कौन है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाई प्रेशर पोल है, हाई प्रेशर 30-35 है, हाई प्रेशर कौन है 30-35 है। अब वहीं से आपको क्या करना है, हवाओं को चलाना है, बना लीजिए फटाफट। बाकी फेरल सेल, हेडली सेल, ये सब लिखवाए हैं ना, अश्व अक्षांश, रोरिंग 40, 50, 60 ये सब लिखवाए हैं, गरस्ता 40, प्रचंड 50 सब लिखवाए हैं। अच्छा तो बना लीजिए तब लिखवाते, बना लीजिए तब लिखवाते। क्योंकि उस दिन हमको याद नहीं है, उस दिन लाइट शायद कट गया था, तो कितना पढ़ाए हैं मुझे वो, क्योंकि आधा में छोड़ के जाना पड़ा था। वो तो इसलिए लिखवा दिए होंगे कि लाइट है, ठीक है करवा देती हूँ मैं। पोयम सबको याद हुआ, यूरोप का बेटा टैमन स्टोन, याद करते रहना है। फ्राइडे को क्लास अगर हम सुबह 8 से 10 रख दें तो चलेगा आप लोग को, फिर आप लोग भी सुबह सुबह फ्री हो जाइएगा फ्राइडे को, इस वाले परसों, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली वही वाला आप लोग को जाएगा रूटीन 8 से 10 वाला, इस वाले फ्राइडे को, ठीक है।
हो जाएगा तो बताइए। हो गया। देखिए ये है क्या, ठीक है, ये है क्या, मुझे पता नहीं है कि नेक्स्ट पिछले वाला जो क्लास था उसमें एग्जैक्ट कब लाइट कटा था, तो एक बार तो मैं कॉपी देख लूँगी आप लोग का तो वो हो जाएगा। लेकिन ये है क्या, जो पिछले क्लास में हम लोग मॉनसून को समझ रहे थे, तो मॉनसून समझने के लिए हमें हवाओं को समझना जरूरी है, क्योंकि मॉनसून क्या होता है, रिवर्सल ऑफ विंड, है ना, हवाओं का चलना, है ना, घूम के चलना, हवाओं का घूम के चलना ही मॉनसून है। और भारत की जलवायु कैसी है, मॉनसूनी है। तो कुछ भी बताने से पहले हमें ये तो बताना होगा ना कि ये जो हवाएं हैं वो आखिर पृथ्वी पर है कितने प्रकार की, चलती कैसे है, किस वजह से चलती है, ये सब तो बताना होगा। तो मैंने क्या किया कि आप लोगों को पिछले क्लास में, अब सब सुनिएगा, पिछले क्लास से अभी लिंक कर रहा है ताकि मैं आगे रोरिंग 40, 50, 60 और अश्व अक्षांश 30, 35 बता सकूं। मुझे लगा कि ये सब हो चुका है, इसलिए मैंने सीधे ये हवाओं को बना दिया कि यहाँ के बाद मैं क्या करूँगी, प्रिंसिप थ्योरी पे चली जाऊँगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों का बचा हुआ था, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि हवाएं जो है पृथ्वी पर हवाएं चलती है, ये तो सबको पता, हवा क्या हो रही है, चल रही है, बह रही है, ठीक है। दूसरा क्या बात मैंने कहा कि इसके लिए नियम जो दिया था, सबसे पहले क्या नियम दिया गया था, इसके लिए फिजिक्स में एक नियम है कोरोलिस इफेक्ट, कोरोलिस इफेक्ट, ठीक है। कोरोलिस इफेक्ट ने क्या कहा था, संवेग का सिद्धांत कहा था कि जो पृथ्वी है, कोई भी चीज अगर उसमें घूम रही है, उसमें मूवमेंट है, ठीक है, तो अगर आप कोई भी चीज को उस पर फेंकिएगा, कोई भी चीज अगर गति में है और आप उस पर कोई चीज फेंकिएगा तो वो सीधे वहीं जा कर के नहीं गिरेगी, वो क्या करेगी, अपना मूवमेंट डाइवर्ट कर देगी, रिवर्सल ऑफ विंड, यही तो बोल रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी घूम रही है, रोटेशन कर रही है। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, जो घूमता हुआ जो झूला होता है ब्रेक डांस, उसका, कि अगर आप ब्रेक डांस पे बैठे हुए हैं और आपको अगर इसको प्रैक्टिकल करना है तो आप एक सिक्का उठाइए और अपने चेयर के जस्ट नीचे ऐसे निशाना लगा के फेंकिए, क्या वो सिक्का वहीं गिरता है कि कहीं और चला जाता है, तो आप क्या देखिएगा कि वो सिक्का क्या होगा, वहाँ ना गिर के कहीं और चला जाएगा। तो कोरोलिस इफेक्ट यही था, फिजिक्स का है कि संवेग का सिद्धांत, कि अगर mvr, अगर क्या होगा कि किसी भी चीज़ पे मास है, द्रव्यमान्य है, ठीक है, वेलोसिटी है, और रेडियस जितना ही कम रहेगा उतना हवा और तेज में फेंकाएगा। इसीलिए दरवाजा, फिजिक्स में क्वेश्चन पूछता है, दरवाजा की कुंडी में, कुंडी देखिएगा, हैंडल सबसे लास्ट में लगाया जाता है। जब टीचर्स छड़ी से मारते थे तो याद है आपको, अगर उनको लड़कों को मारना होगा तो यहाँ पकड़ेंगे, जोर से मारेंगे, अगर लड़की को मारना होगा तो प्रसाद हो गया, जाओ, इतने में हम लोग ऊ करके चले जाए, याद है, पकड़ने से, किनारे से। तो पृथ्वी किनारा, पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री क्या है, टिल्टेड है, इसी वजह से जो आखिरी छोर यहाँ पर क्या बनेगा, ये वाला, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हवा फेंकाएगा, है ना, उसी तरीके से यहाँ पर सबसे ज़्यादा हवा फेंकाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी पर दो जगह लो प्रेशर जनरेट होता है, कौन कौन जगह, 60-65 के पास और यहाँ पर विषुवत के पास। विषुवत के पास क्यों, क्योंकि सूरज की सीधी रोशनी आ रही है, यहाँ कौन सा लग रहा है, कोरोलिस इफेक्ट। सबसे आखिरी किनारा तो 60-65 होगा ना, क्योंकि पृथ्वी सीधी 90 पे है नहीं, झुकी हुई है 23.5 डिग्री, इसके वजह से कितना एंगल बनाएगी, लास्ट एंगल 66.5 डिग्री का बनाएगी। इसके वजह से जो सबसे, जो बोले ना कि जब हमको तेज मारना होगा या हैंडल दरवाजा का, तो हमको क्या करना होगा, रेडियस सबसे यहाँ पर रखना होगा। तो सबसे कम रेडियस, जितना कम उतना ज़्यादा चोट, तो सबसे कम रेडियस कहाँ का होगा, यहाँ का, तो यहाँ लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होगा। दूसरा, इक्वेटर के पास सूरज की सीधी रोशनी सालों भर पड़ती है, तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा लो प्रेशर जनरेट होगा। यहाँ किस लिए, कन्वेक्शन करंट, संवहन की वजह से, फिजिक्स का है ये सब, ज्योग्राफी का नहीं है, संवहन या कन्वेक्शन करंट के कारण, है ना, क्या होता है कि यहाँ की हवाएं, यहाँ की क्या होगी, हल्की होगी, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ रही है,
और ऊपर उठेगी। इसके लिए संवहन के सिद्धांत के लिए हम लोग पतीला वाला एग्जाम्पल साइंस में 11th 12th क्लास में या 10th में देखते हैं। भाप का सिद्धांत कैसे बताता है, गैस पे पतीला पानी रख के चढ़ा दीजिए, क्योंकि हवा तो आपको दिखेगा नहीं तो हवा भी क्या होगी, हल्की होके ऊपर उठेगी, लेकिन दिखेगा नहीं, पानी दिखता है। पर नीचे से टेम्परेचर बढ़ाइएगा, पानी क्या होगा, भाप बन करके ऊपर उठ जाएगा, हल्की होकर के ऊपर उठ गई। तो एक हल्की होके ऊपर उठेगी कहाँ से, 0 डिग्री से, दूसरा कहाँ से, 60-65 से, ठीक है। और इसी कोरियोलिस इफेक्ट को, चूंकि हम लोग ज्योग्राफी वाले, हम लोग क्या समझेंगे साइंस को, तो फेरल ने आया, फेरल ने कहा कि मत समझिए, आप इतना समझिए, फेरल्स लॉ। फेरल्स लॉ क्या है, बस इतना समझिएगा कि पृथ्वी 2 गोलार्धों में बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर हवाएं उत्तरी गोलार्ध में रहेगी तो सीधी ना चल के हमेशा क्या होगी, अपनी दाईं ओर मुड़ जाएगी, राइट साइड मुड़ जाएगी। और अगर हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में चलेगी तो अपने लेफ्ट साइड मुड़ जाएगी, ठीक है। कि अगर आप फिजिक्स नहीं समझते तो मत समझिए, फेरल्स का नियम याद रखिए। ज्योग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट है, फेरल का नियम। फेरल का नियम बस इतना है कि हवाएं सीधी ना चल करके अगर उत्तरी हेमिस्फीयर में रहेगी तो वो अपने दाएं साइड, और दक्षिणी हेमिस्फीयर में रहेगी तो अपने बाएं साइड को मुड़ जाती है, ठीक है। दूसरा नियम मैंने क्या बोला हवाओं को चलाने का, कि हवा हमेशा ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलता है। तो हमें, अगर मैं आपको, जैसे ये बोर्ड पर आई, मैं आपको बुला लूँ कि ये वाला बना लीजिए, तो ऐसा थोड़ी रैंडम गोल करके कुछ भी चला दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए ना कि कहाँ से क्या चल रहा है। और जब भी ज्योग्राफी का ऐसा किताब खरीदिएगा तो ये मैप देखिएगा, उसको हटा दीजिएगा कि ये नहीं समझ में आ रहा, लाइन पढ़ लो, लाइन से पढ़ लेते हैं तो लाइन और नहीं समझ में आएगा। अगर इतना बच्चा वाला लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो फिर लाइंस नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको पूरी पृथ्वी पर कहाँ हाई प्रेशर कहाँ लो प्रेशर है ये समझना होगा। और बस आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो क्या याद रखना है, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर। उसी तरीके से लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, 4 खंड में बांट देना है। अब क्या करना है, हवाओं को चलाना शुरू करना है। कहाँ कहाँ से, अगर यहाँ हल्की होकर के ऊपर उठेगी तो दोनों तरफ इधर इधर जाएगी, हवाएं तो यही ऊपर से उठेगी तो जाएगी, तो कहाँ गिरेगी, हाई प्रेशर यहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे गिरेगी, और फिर से खाली होकर के जो नीचे का जमीन जो खाली हुआ था इसको भरना शुरू कर देगी हवा। यही तो काम है। यहाँ पर जो हवा, जो जमीन खाली हुआ था हवाओं से, उसको फिर से क्या करेगी, भरना शुरू कर देगी। तो अगर आपको हाई प्रेशर पता चल गया है तो कुछ नहीं करना है। अगर मैं अगले क्लास में बुलाऊं तो यहाँ लिखना है लो प्रेशर, यहाँ 30-35 याद से बनाना है। क्या बनाना है, 30-35, और यहाँ क्या लिखना है, हाई प्रेशर। यहाँ है लो प्रेशर, यहाँ है तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाई प्रेशर। फिर यहाँ पे बनाना है 60-65, यहाँ पे क्या बनाना है 60-65, और यहाँ हाई प्रेशर है तो यहाँ क्या जनरेट होगा, लो प्रेशर, और यहाँ पर हाई प्रेशर। अगर याद नहीं रहा किसी को तो ये याद रखेंगे, तो पोल पे हमेशा हाई प्रेशर होगा और इक्वेटर पे हमेशा क्या होगा, लो प्रेशर। ये तो याद रहेगा, बाकी ये दोनों आप लोग खुद ही बना लेंगे। फिर नीचे इसी तरीके से 30-35 खींचना है, 60-65 खींचना है और 90 रखना है। 30-35 साउथ, 60-65 साउथ, और ये 90 डिग्री साउथ। हवाओं को कैसे चलाना है, ये हवा क्या होगा, हमेशा ही चलेगा कहाँ से, लो प्रेशर से हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर यहाँ से चलेगा, ठीक है। यहाँ पे दाएं ओर जल्दी से मुड़ा देना है, ये भी दाएं ओर ही मुड़ेगा, लेकिन इसका सर चूंकि नीचे है इसलिए ये इस तरीके से मुड़ जाएगा। इसका भी सर नीचे है इसलिए ये क्या होगा, इस तरीके से मुड़ जाएगा। ये इस तरीके से, ऐसे ऊपर सर है तो कोई भी चीज़ अगर ये डायरेक्शन है तो इधर लेफ्ट और इधर राइट। सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर मुड़ जाएगा तो फटाफट ऐसे मुड़ा देंगे, ठीक। 30-35 से चलाना है, यहाँ से नहीं चलाना, 30-35 से चलाना है, इस ओर भी और इस ओर भी, ठीक है। लेकिन ये लेफ्ट की ओर मुड़ेगा तो इसका सर ऊपर है तो इधर लेफ्ट इधर राइट, तो इधर मुड़ा दीजिए सभी को, सभी हवाओं को क्या करेंगे, इधर मुड़ा देंगे। 0 डिग्री कहाँ बनाए जी, आप लोग को सिखाने में, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। 0 डिग्री नहीं बना है, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा, समझ में आ गया। उसी तरीके से अब हमको जो बताना है, इसमें इसको कुछ भागों में बांटे थे,
इसको कुछ भागों में बांटे थे, सबको याद होगा कि ये जो बेल्ट क्रिएट होता है, ये 0 डिग्री, ये 30-35, ये 60-65 और ये क्या है 90। उसी तरीके से ये 30-35, 60-65 और ये क्या है 90। तो इसका नाम क्या दिए थे, 0 से लेकर के 10 डिग्री और 0 से लेकर के 10 डिग्री, याद है, नॉर्थ और ये साउथ। इसको क्या बोले थे, डोल्ड्रम पेटी, डोल्ड्रम पेटी। 10 से लेकर के 30 डिग्री वाला, ये वाला, इसका नाम क्या था, हेडली सेल। क्या नाम था, हेडली सेल। 30 से लेकर 65 डिग्री, ये 60-65 वाला, ठीक है, इसका नाम क्या था, फेरल सेल। इसका नाम है फेरल सेल, इसका नाम क्या है, फेरल सेल। और 65 से 90 डिग्री वाला को क्या नाम था, पोलर सेल, ध्रुवीय सेल, पोलर सेल। सिमिलर नीचे भी, सिमिलर 0 से 30-35, ये क्या है हेडली, ये क्या है फेरल और ये क्या है पोलर। एक और चीज़ बताए थे कि हवाएं जो है क्या है, 2 प्रकार की है। हवाएं क्या है, वैसे तो 3 प्रकार की, ठीक है, 2 प्रकार की हवाएं होती है। एक क्या, पवने, विंड्स। एक अस्थाई, परमानेंट, या इसी को ग्लोबल बोलते हैं, ग्लोबल या परमानेंट, परमानेंट, परमानेंट विंड, ग्लोबल विंड, अस्थाई पवने, सब यही है नंबर 1, ठीक है। और ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। ऊपर से नीचे चलेंगे, यानी कि जो 90 डिग्री से लेकर के, 90 डिग्री से लेकर के कितना 60-65 डिग्री तक हो, उसको क्या बोलेंगे, पोलर विंड, उसको बोलेंगे पोलर विंड, ठीक है। जो 60 डिग्री से लेकर के कितना हो 35 डिग्री तक, उसको पछुआ पवने, वेस्टर्ली विंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेस्टर्ली विंड या पछुआ पवने। ये क्या है, ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवने। ये क्या है, वेस्टर्ली मतलब कि पछुआ, पछुआ मतलब पश्चिम से पूरब बहेगा, बोले ना हवा जिधर से बहेगी उसका नाम उधर ही चले जाएगा, पछुआ पवने। और तीसरे नंबर पर जो 30 से लेकर के 5 डिग्री तक या 10 डिग्री तक आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवन, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, ठीक है। अब मैंने ये बताया था, उसके बाद मैंने क्या बोला था कि मैं आप लोग को बताती हूँ कि ये देखिए 60-65 है ये, और ये गया है 30, तो यहाँ पर ना 40, 50 और 60 ऐसे ही होगा। 40 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, 50 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड और 60 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, तभी कहीं 65 होगा इधर, है ना। तो यहाँ पर जो पवन है, जो फेरल सेल में जो पवन बह रही है उसी का नाम, वो कौन सा पवन है, वेस्टर्ली, पछुआ पवन है। कौन सा पवन है, पछुआ पवन। पछुआ पवने क्या है, बहुत तेज चलती है। कैसा चलती है, बहुत तेज चलती है। और हमारी पृथ्वी का जो दक्षिणी हिस्सा है ना, वहाँ बहुत कम कॉन्टिनेंट है, स्थल बहुत कम है, जल गोलार्ध कहते हैं, है ना। तो उसकी वजह से हवाएं इतनी तेज चलती है ना कि इसको हम लोग कहते हैं गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60। इंग्लिश वाले रोरिंग, है ना, शेर का रोर होता है ना, रोरिंग 40, रोरिंग 50, रोरिंग 60, ये लिख लेना है। पूछेगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कि सदर्न हेमिस्फेयर पे, ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फेयर पे, क्यों, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे बहुत मात्रा में क्या है, कॉन्टिनेंट है, तो हवाएं आती है तो टकरा के देखते हैं। साउंड पॉल्यूशन, साउंड जो है गांव में अगर आप धीरे भी बोलिएगा तो 4 वहाँ तक का लोग सुन लेगा, शहर में आप बोलिएगा तो इतना ना नॉइस हो रहा है कि हवा क्या होता है, वॉइस थोड़ा कम हो जाता है। तो जहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, है ना, कंक्रीट के इतने बड़े बड़े महास्थल है, तो वहाँ पे साउंड जो है वो, साउंड का रेंज जो है वो कम रहेगा। तो हवाएं चलती तो यहाँ पे भी है, लेकिन वैसी नहीं लगती है जैसे कि चीख रहा है। यहाँ चल जाइएगा तो लगेगा कि दिने में कुछ चिल्ला रहा है तेजी में, कान फाड़ देने वाला साउंड रहता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, गरजता 40, ठीक है, चीखता 40, गरजता प्रचंड 50 और चीखता 60, ठीक है, ऐसे बोलते हैं।
च से चिल्लाता चालीसा, च से च हो गया। हिंदी वाले थोड़ा हर चीज़ को एडवांस कर देते हैं ना, ठीक है। प्रचंड पचासा, प से प्रचंड और प से पचासा, और चीखता साठा, ठीक है, चीखता साठा ऐसे बोलते हैं। इंग्लिश वाले बोलते हैं रोरिंग, शेर की आवाज़ को रोर बोलते हैं, शेर की आवाज़ को क्या बोलते हैं, रोर। तो रोरिंग 40, रोरिंग 50, रोरिंग 60, क्या है ये, लैटिट्यूड है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड को हम लोग कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ वेस्टर्ली चलती है जो कि काफ़ी आवाज़ करती है, ठीक है। एक ये हो गया लास्ट, क्योंकि 1-2 घंटा से हम लगातार बोले जा रहे हैं। लास्ट यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक चीज़ रखिए, उसके बाद का बाद में करेंगे। यहाँ पर देखिए 30 के बाद यहाँ जो 30-35 वाला जो सेल है यहाँ पर, यहीं पर क्या होता था, यहीं पर क्या है, बहुत सारा मैंने कहा ना कॉन्टिनेंट ज़्यादा है। तो अरब से जब घोड़े को ले जाया जाता था, घोड़े का ट्रांसपोर्ट होता था बड़े बड़े जहाज़ों से, तो यहाँ पर क्या है कि मैंने क्या बोला, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ दोनों तरफ से हवाएं आके मिलेगी, है ना, 30-35 है, 30-35। तो यहाँ पर क्या होता था, हवा जो इतना जो तेज हवा गति में चलती थी ना, तो प्रेशर चूँकि बहुत हाई हो जाता था, तो नाव अचानक से क्या होता था, डूबने की स्थिति में आ जाती थी। तो सबको लगता था कि घोड़ा का वजन ज़्यादा है, इसलिए तो घोड़ा को क्या करता था, बांध बांध के फेंक देता था। तो मरने के लिए नहीं वो होता है लोड कम करने के लिए, फिर जब यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर चढ़ा लेगा। तो करिए ओ मारना नहीं है सामान को, घोड़ा को, जीवन है ना, मतलब पशु है। खैर कुछ लोग जीव अगर ह्यूमन के लाइफ पे आ जाए तो किसी को मार दे, है ना। तो खैर, तो उसमें क्या, उसका नाम ही क्या रख दिया गया, अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड। क्या नाम रख दिया, हॉर्स लैटिट्यूड। तो हॉर्स लैटिट्यूड किसको कहते हैं, 30 से 35 नॉर्दर्न लैटिट्यूड को। हॉर्स लैटिट्यूड किसको कहते हैं, 30 से 35 नॉर्दर्न लैटिट्यूड को। कहानी अगले बार सुना देंगे, आज तो गला दर्द हो गया, ठीक है। हिंदी वाले अश्व अक्षांश, हिंदी वाले अश्व लिखने का जगह नहीं है, अक्षांश। यहाँ तक रखिए, बाद का कहानी फ्राइडे को, ठीक है।